हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 12th की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होंगे। तो मैं आप सभी का इस संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और जुड़िए हमारे साथ, हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाऊँगा और उसके चैप्टर वाइज लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बढ़िया-बढ़िया कॉन्सेप्ट भी करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए इसमें और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आप लोग लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये चैप्टर नंबर 1 है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि कौन सा ब्रांच है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रांच के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको हम लोग हिंदी में भी लिखते चलेंगे। बोलते हैं बेटा वैद्युत की। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत की। ओ, तो हम लोग वैद्युत की पढ़ने वाले हैं। क्या होता है वैद्युत की? जो होता है आपका फिजिक्स का एक ब्रांच होता है। ये आपका फिजिक्स है, भौतिक हो गया, भौतिकी हो गया। और इसी का क्या है ये? तो हम लोग बोलेंगे बेटा एक ब्रांच है, शाखा है। क्या है? शाखा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी क्या है? फिजिक्स का एक शाखा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? तो आवेशों का। आवेशों तथा इससे संबंधित घटनाएं। आप लोग इसे शॉर्ट में लिख लेंगे, संबंधित घटनाएं। बात समझ में आ रही है? हम लोग किसका अध्ययन करेंगे इसमें? इलेक्ट्रिसिटी में तो आवेशों का अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये आप लिख लेंगे ऐसे शॉर्ट लाइन में। ओके, ठीक है। अब इसको 12th में हम लोग 2 ब्रांच में और बांटेंगे, फिर अध्ययन करेंगे बढ़िया से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कौन कौन से ब्रांच में? तो हम लोग बोलेंगे कि एक ब्रांच आपका होने वाला है ये फर्स्ट। कौन सा ब्रांच है? तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा वाला ब्रांच क्या है? तो बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो डायनामिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? सबसे पहले इसका हम हिंदी में नाम जानेंगे। बोलते हैं बेटा इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी। ओके, इसका नाम पता चल गया। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? तो बोलेंगे गतिक वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे बेटा? गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं वैद्युत चालन। गति का मतलब क्या हुआ? चालन। बात समझ में आ रही है? तो वैद्युत चालन, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिसिटी हमारा ब्रांच होगा, वैद्युतिकी हमारा शाखा होगा और
इसको हम लोग किसका शाखा है तो बोलेंगे फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का शाखा है। इसको हम लोग 12th में दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस गतिक वैद्युत की या वैद्युत चालक। तो सबसे पहले यही सीखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हम बोलेंगे भैया आवेशों तथा संबंधित घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ओके, तो फिर इसको दो भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेशों तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। इसमें किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं? चलो, तो इसमें समझिएगा, इसमें हम लोग स्थिर आवेशों तथा इससे संबंधित घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। संबंधित घटनाएं या संबंधित प्रभाव। का अध्ययन। बात समझ में आ गई? स्थिर वैद्युत की क्या बोलेंगे? बोलेंगे स्थिर आवेशों तथा इससे संबंधित प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे। बात समझ में? उसको हम क्या बोल देंगे? स्थिर वैद्युत की बोल देंगे। अच्छा, तो गतिक वैद्युत की में तो इसके शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है, यहाँ आवेश क्या होगा? गतिमान होगा। मीन्स हम लोग बोलेंगे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो गतिक आवेश क्या होगा? गतिक आवेश जो गतिमान होगा। ओके, तथा इससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई है? ये तो आपने पूरा चीज समझ लिया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वैद्युतिकी। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रभावों का या फिर घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ओके, इसको हम लोग 12th में किस तरह से पढ़ेंगे? तो 12th में दो ब्रांच में बांटेंगे इसको। ठीक है, पहला शाखा होगा स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा शाखा होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गतिक वैद्युतिकी या वैद्युत चालक। ओके, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो स्थिर आवेश तथा इससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन करेंगे। और गतिक वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे? तो गतिक आवेश तथा इससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको इस ब्रांच के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया। अब हमारा जो चैप्टर है ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो पहला चैप्टर है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ही आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही आता है। इसी का ये एक चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट। बात समझ में आई? यानी अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का ही एक दो चैप्टर जो भी होगा उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे दूसरे ब्रांच में। बात समझ में आई? तो स्थिर वैद्युतिकी आप पढ़ने जा रहे हो। स्थिर वैद्युतिकी बोले तो स्थिर आवेशों तथा उससे संबंधित प्रभावों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको इसमें परेशान कर सकती है क्या? और वो है, ये बार बार परेशान करने वाले शब्द हैं, आवेश। ये इसमें भी आवेशों का अध्ययन करेंगे, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, इसमें गतिक आवेशों का अध्ययन करेंगे। ये आवेश है क्या? इसको तो अभी हम लोग जानते ही नहीं है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो पहले चैप्टर में लिखा है वैद्युत आवेश, ये, और फिर क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, चलो तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वैद्युत आवेश मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो आप क्या करिए, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में जाइए और समझते हैं कि आवेश आया कहाँ से, आवेश का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ये सारी चीज समझने के बाद फिर हम इसको परिभाषित करेंगे। चलिए ले चलता हूं आपको 600 BC। 600 BC, BC का मतलब होता है बेटा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी ईसा मसीह के 600 साल पहले, जिसको आप ईसा पूर्व बोलते हो, 600 साल पहले की घटना है।
और यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि एक यूनानी का मतलब हुआ ग्रीक, ठीक है। यूनानी का मतलब आप याद रखेंगे ग्रीक, ओके। एक विद्वान थे या विचारक थे, दार्शनिक बोल सकते हो। कौन थे? विचारक, ओके। बस आपको समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनान के एक विचारक थे, और कौन थे वो? तो उनका नाम है थेल्स। क्या नाम है बेटा? बोलेंगे थेल्स, ठीक है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक एम्बर लिया। क्या लिया? एम्बर, एक पदार्थ है, पीला भूरा, कठोर होता है। बात समझ में आ रही है? जो बाल्टिक सागर में ज्यादा पाया जाता है या वहां पाया जाता है, ठीक है। तो एम्बर हो गया एक पदार्थ। इसको उन्होंने क्या किया? एक ऊन का कपड़ा या फिर ऊनी पदार्थ, बात समझ में आ रही? इससे इन्होंने क्या किया? इसको रगड़ा। क्या किया? रगड़ा, घर्षण कराया, फ्रिक्शन करवाया। और रगड़ने के बाद ये देखते क्या है कि एम्बर में एक गुड़ आ गया। क्या आ गया? एक गुड़ आ गया। क्या आ गया? एक गुड़ आ गया, प्रॉपर्टीज आ गई। कौन सा गुड़ आया? तो बोलेंगे छोटे 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 तिनकों, छोटे छोटे तिनकों को, कागज के टुकड़ों को, इसको कागज के टुकड़ों को, बालों को, बात समझ में आ रही है? आकर्षित करने का गुण। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना हो गया, ठीक है। आकर्षित करने का गुण, ये गुण आ गया। ध्यान से समझना। 600 बीसी की बात है, यानी 600 ईसा मसीह के 600 साल पहले अप्रॉक्सीमेट। अगर अब हम लोग देखें तो 25 से 26 हजार साल पहले की बात हो रही है। यूनान के एक विचारक थे थेल्स। उन्होंने क्या किया? एम्बर एक पदार्थ होता है, उसको उन्होंने क्या किया? ऊन से रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा कि उसमें एक गुड़ आ गया है। कौन सा गुड़? वो छोटे छोटे तिनकों को, कागज के टुकड़ों को या बालों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। बात समझ में आई? ओके। फिर इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं 1600 एडी की। एडी का मतलब होता है बेटा एनो डोमिनी, मीन्स ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 1600 साल बाद की घटना है। और आते हैं एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के बेटा? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? तो बोलेंगे वैज्ञानिक। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बड़ा ही खूबसूरत है, और वो है गिलबर्ट। क्या है? गिलबर्ट। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर गिलबर्ट। बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? ये डॉक्टर गिलबर्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो थेल्स ने ऊन और एम्बर का एक युग्म हमारे सामने प्रदर्शित किया कि इसको रगड़ने से इसमें गुड़ आता है, केवल वही एक युग्म नहीं है, ऐसे बहुत सारे युग्म हैं। ऐसे बहुत सारे दो पदार्थों का जोड़ा होगा जिनमें रगड़ने पे ये गुड़ आता है। बात समझ में आई? ये इन्होंने बताया। और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये भी बताया कि इसको बाद में नाम दिया गया। फिर उन्होंने नाम क्या दे दिया गया? विद्युत आवेश दे दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया गया। और ये भी बताया गया कि ये दो प्रकार का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। बात समझ में आ रही है? और एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव कहा गया। क्यों कहा गया? किसने कहा? तो 1750 ईस्वी के आसपास, यानी एडी। कौन आते हैं? एक वैज्ञानिक आते हैं, अमेरिकन वैज्ञानिक। अभी हम लोग इन सब को देखेंगे। अमेरिकन वैज्ञानिक, उनका क्या नाम था? तो बोलेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनका नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। बात समझ में?
इन्होंने बताया कि आवेश का नाम रखो भैया धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इन्होंने अपना तर्क भी दिया था, कौन सा तर्क था उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था उसका हिस्ट्री। अब ध्यान देंगे, जो ग्रीक है यानी यूनानी जो विद्वान थे, वहां पे एक भाषा थी, ग्रीक भाषा उसको बोलते हैं, और वहां पे एम्बर को, ये जो एम्बर पदार्थ था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रहे, ये एक भाषा है, और कौन सी भाषा? तो ग्रीक भाषा। ओके, तो ग्रीक भाषा में ये जो एम्बर पदार्थ था, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये गुण वहीं से स्टार्ट हुआ, इसलिए इस पूरे ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी। यहीं से आता है इलेक्ट्रिसिटी। और समझ में इलेक्ट्रिसिटी। याद रहे, जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हो, पार्टिकल पढ़ते हो, वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है ये एक शब्द है इलेक्ट्रॉन, और ये यूनानी भाषा में है, और इसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। ठीक है, तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का उदय होता है, और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी उसको नाम दिया जाता है, और इसका हिंदी रूपांतरण होता है वैद्युत या फिर वैद्युतिकी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका थोड़ा सा हिस्ट्री की बात है। ठीक है, तो ये जो गुण आ गया था छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का, इसी गुण के बारे में आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं विद्युत आवेश। इसको मैं मिटा रहा हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मीन्स वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो अब आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए और बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे, किसी पदार्थ का, आप लोग परिभाषा लिखते चलिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण, ये किसी पदार्थ का प्रॉपर्टीज है, गुण है। कौन सा गुण है? वह गुण जिससे या जिसके कारण पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव जनरेट करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका परिभाषा, विद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। क्या होता है? तो हम बोलेंगे बेटा, किसी पदार्थ का वह गुण है, बात समझ में? ओके, जिसके कारण पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बात समझ में आई? याद रहे, ये किसी पदार्थ का गुण हो सकता है, आपको उसको डिवाइड नहीं करना है कि चालक, अचालक या अर्धचालक। मैं देखता हूँ ज्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब या फिर विद्युत आवेश का मतलब वो ज्यादातर चालक में चले जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, चाहे चालक होगा चाहे अचालक होगा, ये गुण किसी में भी हो सकता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसमें भी ये आवेश हो सकता है। बात समझ में आ रही? हम लोग चालक हैं, कंडक्टर हैं, हमारे अंदर भी आवेश हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, तो ये किसी पदार्थ का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? जिसके कारण हम लोग विद्युत, क्या विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभाव तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और चुंबकीय प्रभाव हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में ही पढ़ेंगे। चलो, परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण घर्षण है। क्या है बेटा? घर्षण, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन है। अभी आपने देखा कि जो थेल्स चचा थे वो क्या किए थे, एम्बर को ऊन से रगड़े थे, तब उसमें वो गुण आया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था, कागज के तिनकों। ठीक है, बाद में गिलबर्ट आते हैं 1600 ईस्वी में, वो भी यही बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे युग्म हैं, अगर हम उनका घर्षण कराएं यानी कि रगड़ें तो उनमें भी ये गुण आ जाता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या फिर बालों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये गुण कब आता है, तो घर्षण कराने के बाद ही आता है, यानी फ्रिक्शन कराने के बाद ही आता है। बात समझ में आई? तो आप याद रखेंगे आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है बेटा, तो बोलेंगे घर्षण है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखेंगे हम लोग, इसे जनरली यानी सामान्यतः स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आई? ये आवेश को हम लोग एक भौतिक राशि के रूप में पढ़ेंगे और इस भौतिक राशि को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर देंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ थियरी करके ऐसे। ठीक है, आप हेडिंग बनाइएगा कंसेप्ट ऑफ थियरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनेंगे। बात समझ में, न्यूमेरिकल में भी इसका बहुत ही महत्व होगा। चलो, कंसेप्ट ऑफ थियरी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई आवेश है, सबसे पहला पॉइंट, बात समझ में, कोई आवेश है, क्या है, आवेश है क्यू, यहां लिख देते हैं इफ आवेश क्या है बेटा, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। ठीक है, स्थिर होने का अर्थ ये हुआ कि इसका वेग जो होगा बेटा, वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। बात समझ में आ रही है? पहली कंडीशन हो गई। तब क्या होगा, देन तब यह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई आवेश है और वो स्थिर है यानी उसका वेग 0 है, तब यह आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि आवेश, मान लीजिए कोई आवेश है और वो क्या है बेटा, गतिमान है। क्या है, गतिमान है। ठीक है, लेकिन गतिमान भी तो 2 तरीके से होते हैं, एक तो असमान चाल से और एक समान चाल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि एक समान वेग से गतिमान है, यानी इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, v इज कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट मीन्स नियत है, फिक्स है। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, तो उसका वेग क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि एक समान वेग से गतिमान है। तब क्या होगा, तो लिखेंगे देन यह वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र ऐसे लिख लेंगे, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अच्छा, यही सही क्रम होगा, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है।
ओके, बात समझ में आ गई कि अगर कोई आवेश गतिमान है और उसका वेग क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब उसमें त्वरण नहीं है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये गतिमान है और इसका वेग कांस्टेंट है, तब यह वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा कि यदि इफ आवेश, आवेश क्या है, गतिमान तो है, ठीक है, क्या है, गतिमान है, ओके, दौड़ाओ इसको, लेकिन इसका वेग जो है कांस्टेंट नहीं है। इसका वेग क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं होने का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें त्वरण है आवेश में। इसको हम लोग बोलते हैं त्वरित आवेश। तो अगर त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश का मतलब ऐसा आवेश जिसमें त्वरण है, यानी गतिमान तो है लेकिन उसका वेग कांस्टेंट नहीं है, तब देन यह वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ताकि आपको क्लियर दिखे सारी चीजें। हो सकता है अभी तक कुछ चीजें नहीं दिख रही, अब दिख रही होंगी, ठीक है। चलो, और इसको भी सही कर दें। ये हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर कोई आवेश गतिमान है और उसका वेग कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वो त्वरित आवेश है, तब यह वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब आप ब्रैकेट में याद रखेंगे ऊर्जा। ये क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा। ये बात समझ में आई, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आवेश से स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर। अगर कोई आवेश है जो गतिमान है लेकिन वो नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई आवेश है गतिमान तो है और उसका वेग कांस्टेंट नहीं है, यानी कि उसमें त्वरण है, त्वरित आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ऊर्जा तीनों उत्पन्न करेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको समझना था आवेश के बारे में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण घर्षण होता है, ये याद रखना है। इसको हम लोग जब भौतिक राशि के रूप में पढ़ेंगे तो इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को समझना है विद्युत आवेश का मात्रक तथा विमीय सूत्र, मीन्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला भी आपको समझना होगा। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला मीन्स विमीय सूत्र, ये ओके। चलो चलो हम लोग देखेंगे कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। सबसे पहले मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इसको आप याद रखेंगे। ये ध्यान देंगे, इसके मात्रक में सबसे पहले हम बात करते हैं SI मात्रक की। किसकी? SI मात्रक, ओके। वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है?
तो हम लोग बोलेंगे इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। कूलाम क्या होता है बेटा? कूलाम। ओके, लेकिन एक मात्रक और भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक एसआई 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। तो या फिर एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड लिख लेंगे। एम्पियर सेकंड, ये हो गया। बात समझ में आई? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हम दो याद रखेंगे, या तो कूलाम लिखेंगे या फिर एम्पियर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, कैसे? तो हम लोग जानते हैं चूंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, या फिर आप लोग 10th में पढ़ भी चुके हो। क्यू का हम लोग गणना करते थे एम्पियर और टाइम के मल्टीप्लाई से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये धारा हो गया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो हम बोलेंगे एम्पियर। ओके, और ये टाइम हो गया। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ये हो गया। तो एक क्यू का मात्रक यानी I इंटू टी का मात्रक बराबर होगा। और या फिर क्यू का मात्रक हम लोग जानते क्या है? कूलाम। क्या जानते हैं? कूलाम। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई? तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो इसलिए कूलाम के अतिरिक्त इसका एक मात्रक एम्पियर सेकंड भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम लोग दूसरे मात्रक की बात करते हैं। तो दूसरे मात्रक में हम लोग CGS मात्रक देखेंगे। CGS मात्रक, चलो CGS मात्रक इसका देखेंगे क्या हो सकता है आवेश का। ध्यान देंगे, तो आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, ये क्या होता है? स्टेट कूलाम। ओके, या फिर इसका एक मात्रक और होता है CGS में ही, फ्रैंकलिन। क्या होता है? तो बोलेंगे बेटा फ्रैंकलिन। ओके, फ्रैंकलिन हो गया। फ्रैंकलिन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, या फिर इसका एक तीसरा मात्रक भी हम लोग लिखेंगे, और वो क्या होगा? तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मीन्स इसको शॉर्ट में हम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ESU। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, हाँ। हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग लिखेंगे स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर वैद्युत मात्रक। 1 मिनट। ओके, ये स्थिर वैद्युत मात्रक हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, एम्पियर सेकंड, ये तो बात एक ही है, लेकिन स्टेट कूलाम भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है, और ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है। तो इन दोनों में कुछ संबंध भी होता होगा। बिल्कुल होता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप लोग देखो, अगर छोटे पैमाने पे हम देखें, जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हो, कि भैया द्रव्यमान का मात्रक एक होता है किलोग्राम। ओके, एक द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। ग्राम है क्या? छोटा मात्रक। क्या है बेटा? छोटा मात्रक। ठीक है, किलोग्राम क्या है? बड़ा मात्रक है। ओके, तो द्रव्यमान के ही तो दोनों मात्रक हैं। हाँ, तो इन दोनों में संबंध भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है। क्या होता है? आप जानते हो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, जानते हो? तो ऐसे ही किसी एक ही राशि के अगर कई मात्रक हैं तो उन मात्रकों में संबंध होता है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए 1 कूलाम, कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹
स्टेट कूलम। ओके, ये आपको याद रखना है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू होता है 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू होता है 1 ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी आप इस बात को समझ सकते हो कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम लिखो, या फिर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन लिखो, या फिर 3 × 10⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखो। बात समझ में? एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो आपने लिखा है स्टेट कूलम, ये जो होता है बेटा वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। किसका? आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। बात समझ में आ रही है? ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, या फिर फ्रैंकलिन, या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल रहे हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। एक इसका अन्य मात्रक भी हम लोग देखेंगे और वो होगा अन्य मात्रक। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एव कूलम। क्या बोलते हैं? एव कूलम। 1 मिनट। एव कूलम। बात समझ में? इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख देते हैं एव कूलम। ओके, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं बेटा? तो EMU मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बात समझ में? हिंदी में लिख देंगे क्या? इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, यहाँ लिखेंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक। यहाँ थोड़ा सा सही करेंगे ताकि आपको दिखाई दे। ओके, अब आपको दिख रहा होगा विद्युत चुंबकीय मात्रक। बात समझ में आई? हम लोग बोलेंगे इसका अन्य मात्रक होता है एव कूलम, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। ठीक है, तो इसमें भी तो कूलम में संबंध होता होगा। बिल्कुल होता है। और वो होता क्या है? तो लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एव कूलम। या फिर इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये चीज भी आप ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आई? ये हो गया इसमें संबंध। एक चीज आपको याद रखने की और जरूरत पड़ेगी, और वो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। आवेश का तो सबसे छोटा मात्रक हम लोगों ने जान लिया कि स्टेट कूलम है। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ा मात्रक। बोलेंगे फैराडे। क्या है बेटा? फैराडे। फैराडे। ओके, तो अगर ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है
तो कूलाम में इसका रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होता है। हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, यानी कि 96,500 कूलाम होता है। आई होप आपको आवेश के मात्रक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पूछे आवेश का मात्रक, बोलेंगे एसआई मात्रक कूलाम या फिर एम्पियर सेकंड। ध्यान रहे आपको यही यूज करना है, आपके बोर्ड में यहीं तक आता है। बाकी अगर आप इतना याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। बात समझ में आ रही है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन या फिर ईएसयू बोलते हैं, रिलेशन ये होता है। ओके, एब कूलाम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का रिलेशन कूलाम के साथ ये होता है। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है 96,500 कूलाम। सबसे छोटा मात्रक तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या फिर ईएसयू। ठीक है, ये हो गया आपके आवेश का मात्रक। अच्छा, अभी बचा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला मींस विमीय सूत्र। उसको हम लोग देख लेते हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा इसका। तो आपको विमीय सूत्र निकालना आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके लिए एक लेक्चर बना के और उसी में ऐड कर दूंगा जो आपका मैथमेटिकल टूल्स था। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ध्यान रहे बेटा, हमको किसी भी राशि का अगर विमीय सूत्र लिखना है तो या तो उसका सूत्र पता होना चाहिए या फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए, दोनों से ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज यानी Q, Q का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बोलेंगे Q का विमीय सूत्र बराबर I इंटू टी का विमीय सूत्र। तो I क्या है, I विद्युत धारा है, विद्युत धारा की विमा क्या होती है, तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ I, इसको हम लोग जानते हैं A होता है एम्पियर से। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T यानी T का विमीय सूत्र, तो T टाइम है, उसका पहला लेटर ले लो, T होता है, तो विमा रख दो, विमीय सूत्र I की जगह पे क्या लिखेंगे, A। ओके, और इनटू T की जगह पे T, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो अंदर आएगा क्या, A इंटू टी। बात समझ में आ गई, ये हो गया आपके आवेश का विमीय सूत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। कौन सा प्रयोग होगा और उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो प्रयोग के बाद हम लोग को पता चलेगा। ठीक, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ सामग्री लेंगे। क्या लेंगे, सामग्री लेंगे। कौन सी लेने वाले हैं, तो बोलेंगे सबसे पहले आप ले लीजिए 2 कांच की छड़। कितनी, 2, देखो 2 कांच की छड़। बात समझ में आ रही, ये ग्लास रॉड ले लेंगे। ठीक है, और रेशम का कपड़ा ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा, रेशम का कपड़ा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एबोनाइट की छड़ भी 2 ले लेंगे। 2 एबोनाइट की छड़, 2 एबोनाइट की छड़ ले लेंगे। ठीक है, और हम लोग फर ले लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फलालेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलालेन। या फिर अच्छा, आपको कांच समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, रेशम का कपड़ा समझ में आ रहा होगा क्या होता है, सर एबोनाइट की छड़ क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये जो होता है ये उच्च सल्फर युक्त रबर होता है। क्या होता है बेटा, रबर होता है। बात समझ में आई, तो ये रबर की स्टिक होगी, उच्च सल्फर युक्त है। ओके, और फर क्या होता है, तो फर हम लोग बोलेंगे कि ये जो होता है
ये किसी जानवरों की खाल होती है, किसी जानवर की खाल होती है। और कौन सी खाल होती है? जिस पर रोए लगे होते हैं, जो रोए होते हैं वो लगे होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग बोलते हैं फर या फलालेन। जैसे बिल्ली की खाल है तो उस पर रोए होते हैं और रोए को ना हटाया जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे फर। बात समझ में आई? ऐसे ही एबोनाइट की छड़ क्या है? तो ये प्राकृतिक रबर होता है, उसमें हम लोग सल्फर वगैरह मिश्रित करके क्या बनाते हैं? एक दृढ़ रबर बनाते हैं, ये कठोर होता है। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं एबोनाइट। ठीक, चलो अब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना ले लिए, अब हमको करना क्या है? अब देखिएगा प्रोसीजर इसका। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बनाते चलते हैं, फिर समझाते चलते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है? एक ले लेना है आपको स्टैंड। ये पूरा सेटअप बनाएंगे हम लोग। करेंगे क्या? एक स्टैंड ले लिए और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? एक छड़ ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक हम लोग क्या करने वाले हैं? छड़ ले लेंगे ये, और इसको ऐसे इसमें लटका देंगे, स्वतंत्र रूप से धागे से बांध के लटका देंगे। चलो, धागा इस कलर का यूज कर लेते हैं, ये ले लिए और इसको हम लोग ऐसे बांध के लटका दिए। बात समझ में आ गई? ऐसे 3 सेटअप तैयार करते हैं। कितने? 3। एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ओके, ये आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, अब दिखेगा। ठीक है, ओके। चलो, बड़ा ही धैर्य से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, चलो अब क्या करने वाले हैं? ऐसे, चलो ध्यान देंगे। हम मान लेंगे कि ये किसका छड़ है? कांच का छड़ है। किसका छड़ है? कांच का छड़ है। आपने करना क्या है, ध्यान रखना। 2 कांच की छड़ लेंगे और कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से क्या कराएंगे? घर्षण करेंगे। क्या कराएंगे बेटा? तो बोलेंगे घर्षण। ये आपको कर लेना है। और एबोनाइट की दोनों छड़ को क्या करना है? आपको फर से रगड़ लेना है, यानी कि घर्षण करा लेना है। ये आपका सबसे पहले काम होगा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे और एबोनाइट की छड़ को फर से यानी फलालेन से रगड़ेंगे। बात समझ में? सावधानी ये बरतनी है कि जिसको आप रगड़ रहे हो, जैसे मान लो ये छड़ है, इसको हमने रगड़ दिया, रगड़ने के बाद जिधर रगड़े हो उधर आपको नहीं छूना है, उधर आपको नहीं छूना है। ये सावधानी बरतनी, क्योंकि आप क्या हो? कंडक्टर हो, चालक हो, तो आपकी सहायता से जो भी इस पर गुण आया होगा, आवेश आया होगा, वो आपके सहारे ट्रांसफर हो जाएगा जमीन में या आप में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सावधानी ये बरतनी है कि जिस पार्ट को आप रगड़े हो, कांच को या एबोनाइट को, उसको टच नहीं करना है और ना ही किसी कंडक्टर से टच कराना है। उसको सावधानी से क्या करना है? धागे में बांध के ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना। ठीक, ओके। चलो, हम मान लेते हैं ये क्या है? कांच है। अगर ये कांच है तो इस पर थोड़ा सा ऐसे सिंबल बना दो कांच का, ये। और ठीक है, ये भी क्या है? कांच की ही छड़ है। ठीक, ये भी क्या है? कांच की ही छड़ है। इसको भी आपने क्या किया? रेशम के कपड़े से ही रगड़ा है। तो आप करने क्या वाले हैं? हम लोग इसको भी क्या करेंगे? इसके थोड़ा सा समीप लेकर आएंगे। क्या करेंगे? इसके समीप लेकर आएंगे इस तरीके से, ऐसे इसके समीप लेकर जाएंगे। क्या है? तो बोलेंगे कांच। ये भी कांच का ही छड़ था।
इसको क्या क्या इसके समीप, जैसे ही समीप लेकर जाओगे आपको एक चीज दिखेगा, क्या कि ये वाला क्षण थोड़ा सा ऐसे दूर हट गया है, ये वाला क्षण क्या हुआ है, थोड़ा सा दूर हट गया है। ओके, ठीक है, इस तरीके से इसमें हम सिंबल यहाँ बना दे रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, जैसे ही हम क्या किए, इसके समीप एक वाला लेकर गए कांच का क्षण, ये थोड़ा दूर हो गया। ठीक, दूर होने का क्या मतलब हुआ कि प्रतिकर्षित हो गया, ऐसे रिपल कर दिए, ठीक है, एक दूसरे को, प्रतिकर्षण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप बना दीजिए कि यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या करना है, आपको एबोनाइट की छड़ लेनी है। एबोनाइट की छड़ को आपको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बांध के सावधानी के साथ लटका देना है। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर दें ताकि आपको पता चल जाए कौन सा एबोनाइट है और कौन सा कांच का है। तो एबोनाइट की छड़ को हम लोग इस कलर का ले लेंगे। ओके, तो यहां भी ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये एबोनाइट की छड़ हुई। आप क्या करते हो, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़े थे और ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, फिर एबोनाइट की छड़ इसके पास लेकर जा रहे हो, इसके समीप आप लेकर जा रहे हो और देखते हैं कि क्या होता है इसके समीप ले जाने से। तो जैसे ही एबोनाइट की छड़ को आप इसके समीप लेकर जाते हो, आपको कुछ इस तरीके से इसमें भी देखने को मिलता है, यानी ये वाली छड़ भी क्या होती है, ऐसे दूर हट जाती है। यानी यहां भी आपको प्रतिकर्षण ही दिखता है। क्या दिखता है, तो बोलेंगे प्रतिकर्षण। ठीक है, ओके। अब तीसरी बार आप क्या करते हो, एक तो कांच का छड़ लेते हो और दूसरा एबोनाइट का छड़ लेते हो, कोई भी एक ले लो। मान लो कि कांच को छड़ को क्या किया गया है, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है और अब आप क्या कर रहे हो, एबोनाइट की छड़ उसके समीप लेकर जा रहे हो। देखिए क्या होगा, ये आपका एबोनाइट का छड़ हो गया और अगर ये एबोनाइट है तो पहचान में आए, इसलिए ऐसा कर लीजिए। चलो, आप क्या किए, इसके समीप लेकर गए ऐसे। ठीक, आपको दिखेगा क्या कि ये जो छड़ थी वो थोड़ा सा इसकी ओर ऐसे झुक गई है। इस तरीके से बात समझ में आ गई, इस तरीके से क्या हुई, इसकी ओर झुक गई है। ये क्या है, तो बोलेंगे कांच है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये इसको अपनी ओर खींच रही है, ये, तो यहाँ पे आपको आकर्षण देखने को मिला। क्या देखने को मिला, आकर्षण देखने को मिला। यहाँ पे आप बना दीजिए ऐसे, ये और ये हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ये कौन सी छड़ है और ये कौन सी छड़ है। तो लिखेंगे ये कांच की छड़ है। किसकी छड़ है बेटा, बार बार आपको ना लिखना पड़े, इसलिए हम लिख देंगे ये कांच है। क्या है, कांच है। और ये क्या है, तो बोलेंगे ये एबोनाइट है। एबोनाइट है, ठीक है, ओके, ऐसे बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कांच है, ये कांच है, ये एबोनाइट है, एबोनाइट है, ये कांच है, ये एबोनाइट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सारी चीजों का मतलब हम लोग समझेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। ये थर्ड, ये प्रयोग किया गया जब देखा गया कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, एबोनाइट की छड़ को फर यानी फलालेन से रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो देखा क्या गया कि जब हम कांच के छड़ के पास कांच की छड़ लेकर जा रहे हैं तो दूर हट रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है। और जब हम एबोनाइट की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ लेकर जा रहे हैं तो वहां भी प्रतिकर्षण हो रहा है। और जब हम एक कांच की छड़ एक एबोनाइट की छड़ लेकर आ रहे हैं तो वहां पे आकर्षण देखने को आपको मिलता है। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ध्यान दीजिए, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। तो आप हेडिंग कर लेंगे क्या, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, और वो क्या था,
तो सबसे पहला निष्कर्ष ये था कि ये जो रगड़ने के कारण गुण उत्पन्न हुआ है, जिसको आप आवेश बोलते हो, सबसे पहले तो ये दो प्रकार का होता है। ये प्रयोग एक बार नहीं किया गया, ऐसे मान लो हजारों बार प्रयोग किया गया और हर बार यही रिजल्ट आ रहा था कि केवल और केवल उसमें दो ही प्रकार के गुण उत्पन्न होते थे। ठीक है, एक तो कांच वाला और दूसरा एबोनाइट वाला। बात समझ में आई? तो सबसे पहले ये कंक्लूजन निकला कि ये जो गुण उत्पन्न हुआ ये दो प्रकार का होता है, यानी आवेश आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। किसने बताया बेटा? तो हम लोग लिखेंगे डॉक्टर गिलबर्ट। किसने बताया? डॉक्टर गिलबर्ट। ओके, ये हो गया। डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कैसे पता चला? इस तरीके से पता चला कि एक तो कांच वाला होता है, जिसको हम लोग किससे रगड़े थे? रेशम के कपड़े से, और दूसरा एबोनाइट वाला होता है, जिसको हम लोग फलालेन से रगड़े थे। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? अभी कौन इसको वेरीफाई करेंगे? तो करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो बढ़िया से इस पर विश्लेषण करके बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, जो कांच को रगड़ने से रेशम के कपड़े से कांच को रगड़े थे, उस पर जो गुण आया था, ये भी तो कांच है, इस पर भी वही गुण आया होगा, यानी समान प्रकार का गुण है, यानी समान प्रकार का आवेश। और दूसरा क्या था? एबोनाइट की छड़ को जब फर से रगड़े थे, तो एबोनाइट की छड़ है, ये भी एबोनाइट की छड़ है, यानी समान प्रकार का आवेश है। ठीक है, यहाँ कांच की छड़ है और यहाँ एबोनाइट की छड़ है, यानी विपरीत प्रकार का आवेश है। तो ध्यान देना, उनका कहना ये था कि जब समान प्रकार के आवेश को समीप लाओगे तो प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखो, एबोनाइट को लाए तो प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे के समीप ले गए तो वहां पे आकर्षण देखने को मिला। तो दूसरा कंक्लूजन ये था आपका कि समान प्रकार के आवेश, ध्यान देना, समान प्रकार के आवेश, इसको आप लिख सकते हो सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब बेटा समान प्रकार के। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, तथा विजातीय आवेश मीन्स विपरीत प्रकार के। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? बोलेंगे आकर्षित करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पहली चीज क्या थी? आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो बोलेंगे दो प्रकार का होता है। किसने बताया? डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने। फिर एक कंक्लूजन निकला कि अगर सजातीय आवेश को एक दूसरे के समीप रखो तो प्रतिकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे के समीप लाओगे तो वहां पे आकर्षण होगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। ओके, तो ये दो कंक्लूजन था इस। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी और बेंजामिन फ्रैंकलिन ये बताते हैं कि जो पहले प्रकार पर आवेश था, ध्यान देना, जो क्या नाम है, कांच के छड़ पर आवेश था, यानी पहले प्रकार का जो गुण था वो धनात्मक था। कैसा था? धनात्मक था। और जो दूसरे प्रकार की छड़ पर गुण था, यानी कि आवेश था, जैसे एबोनाइट की छड़ पर, वो ऋणात्मक था। ऐसा क्यों बोलते हैं आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि इस पर कौन सा आवेश था, तो इस पर प्लस आवेश था। इस प्रकार से कांच की छड़ पर कैसा आवेश था? प्लस आवेश था। बात समझ में आ रही है? और एबोनाइट की छड़ पे कैसा आवेश था? तो माइनस आवेश था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी बात करेंगे हम लोग। कांच की छड़ पे प्लस आवेश और एबोनाइट की छड़ पे माइनस आवेश, इस तरीके से ऋण आवेश था। इसका मतलब हुआ जो दोनों आवेश थे, धन आवेश और ऋण आवेश, उनको हम लोग नाम क्या देंगे? धन आवेश और ऋण आवेश। बात समझ में आ रही? जो दोनों आवेश थे
दोनों प्रकार के, एक कांच पर आया था, एक एबोनाइट पर आया था, उनको बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने नाम दे दिया धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में डिटेल में, कि धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। कि यहाँ तो असर आपने जबरदस्ती कर दिया कि यहाँ आपने कह दिया धनावेश होगा और यहाँ आपने कह दिया ऋणावेश होगा, मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझना होगा, फिर हम लोग समझ पाएंगे कैसे धनात्मक होगा कैसे ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग इसके टाइप के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग करेंगे टाइप ऑफ चार्ज मीन्स आवेश के प्रकार। आप लोग हेडिंग कर लेना, क्या, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, इस प्रकार से। चलो हम लोग देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट में लिखेंगे क्या, डॉक्टर गिलवर्ट, डॉक्टर गिलवर्ट। चलो डॉक्टर गिलवर्ट के अनुसार कहते क्या हैं, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने, दो प्रकार का। ठीक है, ओके। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन वो क्या बताते हैं, ध्यान देना है, इनकी बातों पे विशेष ध्यान देना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ध्यान देना, ये कहते हैं कोई भी दो समान परिमाण का व विपरीत प्रकृति का आवेश ठीक उसी प्रकार से निरस्त हो जाता है जैसे समान परिमाण की धनात्मक व ऋणात्मक संख्या। ध्यान देना, इनका स्टेटमेंट देखना, इनके अनुसार है क्या, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण, परिमाण का मतलब होता है बेटा मात्रा, समान मात्रा में दो आवेश, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जैसे समान परिमाण की धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं। ये अब इस बात को आप समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो समान परिमाण का हम लोग आवेश ले लें और विपरीत प्रकार का, विपरीत प्रकार से मतलब इनका ये है कि जैसे एक आपने लिया था कांच की छड़, उसको आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, और दूसरा आपने लिया एबोनाइट की छड़, उसको आपने फर से रगड़ा। बात समझ में आई? तो दोनों पर जो आवेश आया था, जो गुण आया था, वो विपरीत प्रकार का था। अगर हम उस प्रकृति का ले लें, विपरीत प्रकृति, और समान मात्रा में आवेश ले लें,
तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। किस प्रकार से? जैसे समान परिमाण की धनात्मक और ऋणात्मक संख्या एक दूसरे को निरस्त कर देती है। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि आपके पास 5 रुपए प्लस में और 5 रुपए माइनस में है, आपके पास कुल कितने रुपए हैं? तो आप बताओगे भैया 0। कितने? 0। क्योंकि देखो समान मात्रा में समान परिमाण की संख्याएं होंगी, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो आप करते क्या हो? कहते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। 0 है। बात समझ में आई? तो ठीक इसी प्रकार से आवेश भी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं अगर वो विपरीत प्रकार के हैं और समान परिमाण के, यानी समान मात्रा में। आवेश को हम मानेंगे मापेंगे तो उसकी कुछ मात्रा हो। बात समझ में आई? ये चीज। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसी तर्क के आधार पर पहले वाले आवेश को धनात्मक और दूसरे वाले आवेश को ऋणात्मक कह दिया। बात समझ में आई? तो आवेश दो प्रकार का होता है जिन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम क्या दे दिया? धनात्मक और ऋणात्मक नाम दे दिया। देखो आप लिख सकते हो, दो प्रकार के होते हैं, इसको नीचे ले। आवेश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसे या फिर जिन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश व ऋणावेश नाम दिया। धनावेश यानी धनात्मक आवेश तथा ऋणावेश यानी ऋणात्मक आवेश। धनावेश तथा ऋणावेश। नाम दिया। बात समझ में आई? क्यों नाम दिया उसका तर्क आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ में आई? जिन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। ओके, तो अब ये धनावेश और ऋणावेश होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट लिखना क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे धनावेश। क्या बोलेंगे? धनावेश। ये क्या होता है? धनावेश क्या होता है? तो धनावेश होने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर कोई वस्तु धनावेश है या फिर कोई पदार्थ धनावेशित है तो धनावेशित होने का अर्थ ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। बात समझ में आई? उसमें क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। बात समझ में आ रही है? उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। ओके, ये चीज होती है। कोई पदार्थ अगर धनावेशित है तो इसका अर्थ ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? Here number of electron is less than number of proton। यानी उस पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या तो अधिक होगी, इसीलिए वो धनावेशित है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। ओके, ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई कह रहा है कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मीन्स ऋणावेशित है। क्या है बेटा? तो बोलेंगे ऋणावेशित। अच्छा चलो, अब ऋणावेश का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। तो कोई पदार्थ अगर ऋणावेशित है तो उसका यह अर्थ होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। ये चीज आप याद रखेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये चीज यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। क्या था?
इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहाँ क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता देखने को मिलेगा। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बिल्कुल आप लिख सकते हो। अच्छा, ये हो गया। तीसरी चीज, मान लीजिए कोई विद्युत उदासीन है, क्या है, विद्युत उदासीन है, उस पर कोई आवेश ही नहीं है, चार्जलेस है, क्या है वो, तीसरा नंबर, चार्जलेस मीन्स आवेश रहित है, क्या है बेटा, आवेश रहित है। इसको तीसरा मत लिखिए, इसे पॉइंट करके लिख लीजिए, आवेश दो ही प्रकार के आपको मिलेंगे, आवेश रहित है, इस पर कोई आवेश नहीं, अनावेशित है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, तो वो क्या कैसा होगा, पदार्थ आवेश रहित होगा, उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्राएं बराबर है तो उस पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यानी इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज, और दोनों पर बराबर आवेश होता है, बात समझ में आ रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, और वो कैसा होगा, आवेश रहित होगा। यहाँ पे एक चीज लिख लेना, जहां एन ई क्या है, एन पी क्या है, तो एन ई का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये लिख लेंगे, ओके। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब बोलेंगे बेटा, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इतना तो हम समझ गए गुरुजी। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग को ये रटना पड़ेगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? ये तो हम लोग 10th में रटे थे, 12th में कुछ नया चीज, बिल्कुल आपको नया चीज मिलेगा। तो अगर हम लोगों को ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, तो इसके संबंध में, इसके विषय में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज, और वो हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन थियरी क्या होती है। वहां से हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे हमको ये सब रटने की जरूरत नहीं होगी, हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा किस पर धनात्मक आवेश है और किस में ऋणात्मक आवेश है। वो आधुनिक थियरी है आवेशों को पता करने की। बात समझ में आ रही है? और मुझे लगता है आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी।